बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर इमरान अली और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एलर्जिक रिनाइटिस, हे फीवर या पोलन एलर्जी। इसको नाक की एलर्जी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोलन एलर्जी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और होम्योपैथी में वो कौन सी अहम मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए हम इसको ट्रीट करके पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलर्जिक रिनाइटिस या नाक की एलर्जी या पोलन एलर्जी या हे फीवर क्या होता है। ये बेसिकली हमारे बास पेशेंट्स के अंदर इम्यून सिस्टम की ख़राबी है, जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ियाती निज़ाम बाद ऐसे पार्टिकल्स को जो कि ख़तरनाक नहीं होते लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उनको ख़तरनाक समझकर उनके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर देता है और बॉडी में कुछ चेंजेस पैदा होती हैं और उन चेंजेस को हम कहते हैं कि ये हे फीवर की अलामत है। मिसाल के तौर पर बाद लोग पोलन के साथ सेंसिटिव होते हैं, बाद लोग तेज़ खुशबू के साथ सेंसिटिव होते हैं, बाद लोग जो परिंदों के पर वगैरह होते हैं, बाद लोग डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं, जैसे उनके जिस्म में ये चीज़ें दाखिल होती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उनको दुश्मन समझकर उनके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर देता है, एलर्जिक रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं और इसके नतीजे में एक केमिकल पैदा होता है जिसको हिस्टामीन कहा जाता है। हिस्टामीन के पैदा होने के साथ हमारे जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, जैसे हमारे नाक की जो अंदरूनी झिल्ली है उसके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है, आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तेज़ छींकें शुरू हो जाती हैं, लगातार छींकें। इसके साथ फ़ीवर या बुखार की कैफियत बाद मरीज़ों को हो जाती है, जिस्म में थकावट होना, बेआरामी का होना, नींद का मुतासर हो जाना। बाद लोगों में ये चीज़ एडवांस होकर सांस की तंगी या दमे की कैफियत भी प्रोड्यूस कर देती है। ये वो तमाम अलामात हैं जो कि अमूमन एलर्जिक रिनाइटिस के पेशेंट्स के अंदर पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं या काज़ेज़ हैं जिनकी वजह से आपको ये पोलन एलर्जी या हे फीवर या एलर्जिक रिनाइटिस हो सकता है। जिन लोगों को दमे की शिकायत हो या किसी भी किस्म की एलर्जी पहले से मौजूद हो उनके अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री में एलर्जी की शिकायत मौजूद हों उनके अंदर भी इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अरसा रहे हों जहाँ पर पोलन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो या वहाँ पर खुशबुएँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसका असरात हों या डस्ट का बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर असर हो, तो ऐसे लोगों के अंदर भी वक्त के साथ साथ एलर्जी पैदा होने की शिकायत हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में वो कौन सी अहम मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए हम एलर्जिक रिनाइटिस या हे फीवर या पोलन एलर्जी वगैरह को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, जो कि आपकी जो एक कंस्टिट्यूशनल रेमेडी या आपकी मिजाजी दवा है उसका इंतखाब कर सके। मिजाजी दवा या कंस्टिट्यूशनल रेमेडी एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि आपके तमाम दिमागी और तमाम जिस्मानी अलामात को मद्देनज़र रख के आपके जज्बात को, आपके ख़यालात को, आपके जहन को, आपके गुस्से की कैफियत को, पसंद नापसंद को, जिस्मानी तौर पे जो अलामात है इन सब का मजमूआ लेकर एक ऐसी मेडिसिन निकाली जाती है जो कि आपके तमाम अलामात के ऊपर या ज़्यादातर अलामात के ऊपर उसका असर होता है। जब ऐसी रेमेडी आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उस मरीज़ को एक ख़ास तरीके से वो मेडिसिन देने से आहिस्ता आहिस्ता ये पोलन एलर्जी या हे फीवर या इसकी जो टेंडेंसी होती है मरीज़ के अंदर कम होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पर अगर आपके पेशेंट के अंदर उसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर ऑलरेडी एलर्जिक रिनाइटिस की या एलर्जीज़ की हिस्ट्री मौजूद है तो ऐसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले या पहले दिन आप उनको कार्सिनोसन 1 mg की एक डोज ज़रूर दें। उसके बाद 2 या 3 दिन के गैप के बाद आपने ट्यूबरकुलिनियम 1 mg की एक डोज मरीज़ को देनी है। ये दोनों मियाज़मेटिक दवाएं जो होती हैं इस कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा इनका असर होता है। उसके बाद 2 या 3 दिन के गैप के बाद आपने सल्फ़र या सोराइनम 1 mg में से एक मेडिसिन की आपने एक डोज देनी है। अगर मरीज़ को सर्दी से बहुत ज़्यादा हसासियत है, मरीज़ को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो आपने सोराइनम 1 mg की एक डोज दे देनी है। और अगर इसके अलावा मरीज़ को सर्दी ज़्यादा नहीं लगती तो फिर आपने इसकी जगह सल्फ़र 1 mg की एक डोज दे देनी है। और इन सल्फ़र या सोराइनम को आपने हर 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद इंटर्न करंट यानी कि आपने उसको रिपीट भी करना है। नेक्स्ट जो आपको मैं अद्वियात बताऊंगा वो आपने मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से और उसके सिम्टम के हिसाब से आपने उनको सेलेक्ट करना है। सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है यूफ्रीलिया 200। यूफ्रीलिया आपने ऐसे मरीज़ों को दवा देनी है जिनको आँखों से और नाक से दोनों से पानी आता है, उनको छींकें भी आ रही हैं, लेकिन उनकी आँख से जो पानी आता है वो गर्म होता है, तेज़ाबी होता है और जलाने वाला होता है, लेकिन जो नाक से पानी होता है वो सादा पानी होता है। ऐसे मरीज़ों को शाम के वक्त छींकें या उनकी जो कैफियत जो होती है नज़ले की वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसे मरीज़ों को आपने यूफ्रीलिया 200 की एक डोज सुबह एक डोज शाम आपने 3-4 दिन देनी है जब तक उनकी कंडीशन सेटल ना हो जाए। अगली अहम रेमेडी का नाम है एलियम सीपर 200।
एलियम सीपर 200 ऐसे मरीज़ों को दी जाती है जिनकी आंख से और नाक से पानी निकलता है, लेकिन आंख से निकलने वाला पानी सादा होता है, जबकि नाक से निकलने वाला पानी जलाने वाला या गर्म होता है, जिससे उनकी नाक सुर्ख हो जाती है और मरीज़ को गर्म कमरे के अंदर उसकी अलामात बढ़ जाती हैं, खुली फ़ज़ा में उसकी अलामात बेहतर हो जाती हैं। अगर ये अलामात हों तो आपने मरीज़ को एलियम सीपर 200 की एक डोज सुबह, एक डोज शाम 3 से 4 दिन देनी है, जब तक उसकी अलामात बेहतर ना हो जाएँ। अगली अहम रेमेडी का नाम है नेट्राम्योर 200। नेट्राम्योर 200 ऐसे मरीज़ों को दी जाती है जिनकी आंख और नाक से पानी निकलता है, लेकिन दोनों जो पानी आंख और नाक से निकल रहे हैं वो सादा होता है, पानी जलाने वाला नहीं होता। इसके अलावा मरीज़ को सुबह उठते ही ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, लगातार छींकें इसकी एक अहम अलामत है, ख़ास तौर पर सुबह सवेरे। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनके अंदर क्रोनिक एलर्जी के मसाइल हो, उनके अंदर भी नेट्राम्योर बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। और अमूमन जब मरीज़ को छींकें आती हैं तो छींकें आने के बाद मरीज़ को ज़ुकाम की कैफियत शुरू होती है, यानी कि पहले मरीज़ को छींकें शुरू होंगी, जब छींकें कुछ अर्सा चलेंगी, कुछ दिन चलेंगी, उसके बाद मरीज़ को ज़ुकाम की कैफियत या नाक से या आँख से पानी वाली कैफियत शुरू होगी। अगर ये अलामात हों तो आपने नेट्राम्योर 200 की एक डोज सुबह, एक डोज शाम मरीज़ को चंद दिन देनी है, जब तक ये अलामात उसकी ठीक ना हो जाए। ये अहम रेमेडी का नाम है सिलिशिया 200। सिलिशिया 200 ऐसे मरीज़ों को दी जाती है जो कि सर्दी से बेहद हसास होते हैं। जैसे वो खुली हवा में या सर्द हवा में जाएंगे, उनकी अलामात बढ़ जाएंगी, उनकी छींकों में इजाफा हो जाएगा, और जब अपने सर को गर्म करेंगे या सर को गर्म कपड़े से लपेटते हैं तो उनकी अलामात बेहतर होना शुरू हो जाती है, उनके अंदर बेहतरी शुरू हो जाती है। उनके गले में दर्द भी हो सकता है, उनका बलगम गहरे रंग का हो सकता है, और उनके बलगम के अंदर ऐसे छोटे छोटे गोलियाँ सी बन जाती हैं जिनके अंदर से शदीद किस्म की बदबू भी आती है। और मरीज़ को अमूमन हाथों के अंदर, हथेलियों के अंदर और पाँव के अंदर, पाँव के तलवों के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अगर आपकी मरीज़ के अंदर ये अलामात हों तो आपने सिलिशिया 200 की एक डोज सुबह, एक डोज शाम चंद दिन तक देनी है, जब तक मरीज़ की अलामात ठीक ना हो जाए। अगली अहम रेमेडी का नाम है सबाडीला 200। ऐसा मरीज़ जो कि सर्दी से बहुत ज़्यादा हसास हो, उसके नाक से बहुत ज़्यादा पानी निकलता हो, उसको छींकें जैसे ही बिस्तर से बाहर निकलेगा उसके अंदर छींकें उसको शुरू हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही खुली हवा में जाएगा उसकी छींकें ख़त्म हो जाती हैं, और मरीज़ को तेज़ खुशबू से बहुत ज़्यादा हसासियत होती है, और मरीज़ को जब छींकें कर चुका होता है तो उसके चेहरे पे और उसकी आंखों के ऊपर सुर्खी और गर्माइश बहुत ज़्यादा मरीज़ को महसूस होती है। अगर ये अलामात हो तो आपने सबाडीला 200 की एक डोज सुबह, एक डोज शाम चंद दिन तक मरीज़ को देनी है, जब तक कि अलामात बेहतर ना हो जाए। इंडोम्योर 30 ऐसे मरीज़ों को दी जाती है जिनके अंदर एलर्जी की बाकी अलामात के साथ साथ ख़ारिश की बहुत ज़्यादा अलामत होती है। मरीज़ को मुँह के अंदर, तालू के ऊपर, नाक के अंदर, आँखों के अंदर, कानों के अंदर शदीद ख़ारिश का जब इचिंग होती है तो ऐसे मरीज़ों को आपने इंडोम्योर 30 या 200 की एक डोज सुबह, एक डोज शाम चंद दिन तक देनी है, जिससे ना सिर्फ इनकी ख़ारिश की अलामात बेहतर हो जाएंगी बल्कि जो एलर्जी की बाकी अलामात हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। डलकामारा 200 एक ऐसी रेमेडी है जो कि मरीज़ को उस वक्त दी जाती है जब एलर्जी की जो उसको अलामात हैं वो सितंबर अक्टूबर के महीने में शुरू होती हैं, जिसमें रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म होते हैं। अगर इन दिनों में एलर्जी की ये मसाइल पैदा हों तो मरीज़ को डलकामारा 200 की एक डोज सुबह, एक डोज शाम चंद दिन तक दें, जब तक कि उनकी अलामात बेहतर ना हो जाएं। आर्सेनिकम एल्बम 200 ऐसे मरीज़ों को दी जाती है जिनकी नाक से बहुत ज़्यादा तेज़ाबी पानी निकलता है, जो कि उसके नाक को और उसके ऊपर वाले होंठ को जला देता है। मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, सर्दी से मरीज़ बहुत ज़्यादा हसास होता है, मरीज़ को आधी रात के बाद उसकी अलामात बढ़ जाती हैं, और मरीज़ को सांस की तंगी इसकी एक अहम अलामत है। मरीज़ बेचैनी के साथ उसको सांस की तंगी होती है और मरीज़ रात को उठ के बिस्तर पे बैठ जाता है। अगर ये अलामात हों और इसके साथ मरीज़ को मुँह खुश्क हो और उसको घूंट घूंट प्यास की हाजत हो तो ऐसे मरीज़ को आपने आर्सेनिक 200 की एक डोज सुबह, एक डोज शाम चंद दिन तक देनी है, जब तक कि अलामात बेहतर ना। एरियला रेसिमोसा मदर टिंक्चर में आपने उन तमाम मरीज़ों को ज़रूर देनी है जिनको एलर्जी की शिकायत के साथ साथ दमे की शिकायत भी शुरू हो जाए, यानी जिन लोगों को सांस के मसाइल भी एलर्जी के साथ साथ शुरू हो जाते हैं। आपने उनको एरिलिया रेसिमोसा मदर टिंक्चर में 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम, आधे कप पानी में, जब तक कि उनकी एलर्जी की सिम्टम्स मौजूद हैं, आपने उनको रोज़ाना साथ साथ तमाम दूसरी मेडिसिन के साथ साथ देते रहना है। हिस्टामिन 200 या हिस्टामिन 30 ये एलर्जी के तमाम मरीज़ों को मैं रिकमेंड करूँगा कि बाकी जो तमाम मैंने अद्वियात बताई हैं जो उनके साथ सूट करती हैं वो ज़रूर दें, लेकिन रात को सोने से पहले उनको हिस्टामिन 200 की एक डोज ज़रूर दे दिया करें, ताकि जिस्म के अंदर जो भी हमारे एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर मेन जो काज होती है वो हिस्टामिन की मिकदार बॉडी में बढ़ने की वजह होती है। तो जब हम हिस्टामिन 200 की एक डोज देंगे रोज़ाना तो हिस्टामिन की जो बॉडी में क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी और तमाम जो एलर्जी की अलामात है वो सेटल होना शुरू हो जाएंगी। ये थी चंद इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि अमूमन
एलर्जिक रिनाइटिस या पोलन एलर्जी के इलाज के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन याद रहे कि ये तमाम की तमाम जो मेडिसिन हैं ये आपने अपनी अलामात के हिसाब से इनको सेलेक्ट करना है। बेहतर ये है कि आप किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें जो कि आपके लिए इसका सही इंतखाब करें।